एक औरत अपने बच्चों के साथ घर के लिए रवाना होती है। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और आसपास कोई गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप भी नहीं होता। रात के 12 बज रहे थे और आसपास कोई गुजर भी नहीं रहा था, तो वो पुलिस को फोन करती है। इतने में एक बाइक के ऊपर दो लोग आकर गन पॉइंट के ऊपर उसको रोड से नीचे ले जाते हैं और उसके बच्चों के सामने उनकी माँ का रेप करते हैं। तो इतना घिनौना हादसा कैसे पेश आया, वो औरत कौन थी और जो उसका रेप करने वाले थे वो आदमी कौन थे, तो आप इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। I am here to protest for all the women of Pakistan. We've been facing a lot of rape cases that have actually been normalized by Pakistan. They've been continuously ignored by our government on and on again. You could be wearing a burqa, you could be wearing this, you could be in jeans. It's not enough. Everyone can see through your clothes, apparently. फ्रांस में रहने वाली लड़की जिसका नाम फौजिया है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड सरगोदा पाकिस्तान से है। ये फ्रांस में ही पली और बड़ी हुई है। फौजिया की शादी होती है एक पाकिस्तानी लड़के से जो फ्रांस में ही रहता है और उसका फैमिली बैकग्राउंड लाहौर से है। लड़की का नाम है अजमल और उनकी डैड की कंपनी होती है एक इत्तेहाद की। ये कंपनी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और बाकी दीगर मुल्कों से आदमी बुलाकर उनको कंस्ट्रक्शन और लेबर्स का काम दिलवाते हैं और उनका 30% ये खुद चार्ज करते हैं। फौजिया की शादी अजमल से होने के बाद इनके 3 बच्चे भी होते हैं। एक की 4 साल, एक की 6 साल और एक की 7 साल उम्र होती है। तो अजमल अपने बच्चों से कहता है चलो मैं तुम्हें पाकिस्तान घुमाता हूँ। ऑन मार्च 11, 2020 फौजिया अपने बच्चों के साथ लाहौर डिफेंस में आती है अजमल के घर यानी अपने मायके वेकेशन पे और अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। कंपनी की एक इशू की वजह से अजमल को 26 अगस्त तक रुकना पड़ता है। वो अपनी फैमिली को रवाना कर देता है लेकिन कुछ दिन के लिए वो स्टे करता है। सितंबर 6, 2020 फौजिया इन्वाइटेड होती है शादी पे फ्रॉम गुजरावाला और वो शादी होती है सितंबर 8 को। जो इनविटेशन होता है वो होता है फौजिया के रिलेटिव से, क्योंकि उसकी फैमिली उसको उसके बच्चों को देखना भी चाहती थी। तो वो अजमल की फैमिली से परमिशन लेके एक छोटा बैग पैक करती है जिसमें जेवर, ज्वेलरीज और जूते वर रखती है और वो जरूरत का सामान कार में रखकर निकल पड़ती है ऑल द वे फ्रॉम मोटरवे। शादी अटेंड करने के बाद वो डिसाइड करती है वापस अपने घर जाने का, मतलब अपने मायके वापस जाने का। अपनी ज्वेलरीज उतारती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है, बच्चों को लेती है, वही सब जरूरत का सामान पैक करके गाड़ी में रखती है और रवाना होती है। लेकिन फौजिया फ्यूल रिफिल करवाना भूल जाती है। ड्यूरिंग ड्राइव गुजरावाला से आउट होते ही उसे फ्यूल इंडिकेटर शो होता है, लेकिन वो फिर भी ड्राइव कंटिन्यू रखती है। अराउंड 30 to 35 किलोमीटर तक वो जाती है आगे। ठीक जुग्गरपुरा एरिया में पहुंचने के बाद उसकी जो कार का इंजन होता है वो नॉकिंग होने लगता है एंड देन वो मीटर के ऊपर देखती है उसका फ्यूल खत्म होता है और जहाँ पे वो खड़ी थी वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। आसपास ना ही तो कोई रेस्क्यू होता है और ना ही कोई पुलिस स्टेशन और उस टाइम के ऊपर कोई भी दूसरी गाड़ी गुजर नहीं रही होती। वो बहुत ही हेल्पलेस फील करती है। अब जिस एरिया में वो रुकी थी उस एरिया के अंदर क्राइम्स, रॉबर्स और डकैती करते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं और सबसे बड़ा रीजन भी यही है, रात के टाइम ये रोड खाली होती है, कोई भी अपना सामान यहाँ से नहीं गुजरता या कोई भी फैमिली नहीं गुजरती यहाँ से। क्राइम की वजह से ये रोड बहुत ही मशहूर होती है, लेकिन ये चीज फौजिया को पता ही नहीं है। और ये चीज फौजिया को पता भी कैसे होता, उससे आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए थे। उसे सिर्फ इतना पता है कि मैं लाहौर के मोटरवे पे हूँ। तो वो अजमल की फैमिली को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताती है बाय एड्रेस फ्रॉम गूगल मैप। उसका घर तकरीबन 40 किलोमीटर तक दूर होता है। अजमल की फैमिली को ये चीज बेहतर पता होती है ये जगह बहुत ही खतरनाक है और लेट नाइट होने की वजह से वो उसे कहते हैं कि तुम 15 पे कॉल करो। तो फौजिया 15 के ऊपर कॉल करती है। आपका मसला हमें सब समझ आ चुका है। आपकी हेल्प पेट्रोलियम पुलिस डिपार्टमेंट कर सकती है। उनको कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा और उन्हें रिपोर्ट करें। आपका मसला हमें सब समझ आ चुका है, लेकिन जहाँ पर आप इस वक्त खड़ी हैं वो एरिया हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। तो आप ऐसा करें, अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करके उनमें से किसी को बुलवाएं। टाइम ओवर और जगह डेंजरस होने की वजह से पुलिस फौजिया को कॉल्स पे कॉल्स करवाती रहती है। इतने में रात के 1:23 बज जाते हैं। फौजिया अपनी कार के बाहर ही खड़ी होती है और वो देखती है कि एक बाइक बड़ी तेजी से उनको क्रॉस करती है। उन्होंने अपने फेस को कवर किया होता है। तो फौजिया फौरन अपनी कार में बैठकर कार को लॉक कर लेती है। फिर वो नोटिस करती है कि वो बाइक चली गई है, तो वो लंबी सांस लेती है, रिलैक्स होती है। ठीक 5 मिनट के बाद उसको एक बाइक आने की आवाज़ आती है, लेकिन वो रोड के ऊपर देखती है किसी भी किस्म की उसको बाइक नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बाइक की हेडलाइट ऑफ की होती है। फौजिया अगेन अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और कार को लॉक कर लेती है। वो आदमी आकर उसकी कार के पास रुक जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं।
फौजिया उनके सामने प्रिटेंड करती है कि वो फ़ोन के ऊपर किसी से कॉन्टैक्ट कर रही है। तो वो जो आदमी होते हैं बाइक के ऊपर, वो फौजिया को देखने के बाद वो समझ जाती है ये पाकिस्तान की नहीं है। तो पहले उनमें से एक आदमी कार की विंडो नॉक करता है, लेकिन फौजिया डोर ओपन नहीं करती और ना ही ये विंडो नीचे करती है। फौजिया जब नोटिस करती है कि बाहर से आदमी उसकी गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 15 के ऊपर कॉल करती है। और बाहर से जब आदमी देखते हैं कि वो पुलिस के ऊपर कॉल कर रही है तो यहाँ पर मामला बहुत ही गर्म हो जाता है। तो वो जो डकैत थे वो हमेशा इसी एरिया के अंदर डकैती करते और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए चोरी करते, सामान लेते और फौरन भाग जाते वहाँ से। लेकिन फौजिया को देखने के बाद उनकी अंदर की हैवानियत जाग गई। अकॉर्डिंग टू दी एविडेंस, उसकी कार का जो विंडो ब्रेक किया गया, उनके पास एक प्लग का हिस्सा था। उन्होंने जब प्लग का टुकड़ा उसकी गाड़ी के शीशे में मारा तो उसका ग्लास ब्रेक हो गया सब। उसकी कार का विंडो का ग्लास तोड़ने के बाद वो उससे सेलफोन छीनने की कोशिश करते हैं और हाथापाई करते वक्त उनमें से एक को कार का शीशा लग भी जाता है। तो इसके भी अलावा फौजिया उन दोनों में से एक को एक जोर से थप्पड़ भी मारती है और वो आदमी जैसे भी करके उससे फोन छीन लेते हैं। बच्चे सब मंजर देखने के बाद वो जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और जो आदमी डकैत होते हैं वो पैनिक होकर गन निकाल लेते हैं अपनी और फौजिया के सर के ऊपर रखकर उनको जबरदस्ती कार से ऑफ करके रोड के नीचे ले जाते हैं। रोड से तकरीबन 30-35 मीटर वो नीचे जाते हैं। उसके बाद उसके बच्चों को वहां पर बांध देते हैं और जो फौजिया ने थप्पड़ मारी थी उस आदमी को, वो उसका गुस्सा निकालने के लिए फौजिया का दुपट्टा उसके गले से निकाल कर उसके बच्चों के सर के ऊपर डाल देते हैं और फौजिया के कपड़े फाड़ना शुरू करते हैं। फौजिया के कान में सोने के झुमके होते हैं, वो डकैत वो उतार लेते हैं। उसके बाद बहुत ही घटिया तरीके से उसके बच्चों के सामने उसका रेप करना शुरू करते हैं। फौजिया अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर कहती है, मेरे भाइयों मुझ पर रहम करो, मेरी गाड़ी के अंदर जेवर पड़े हुए हैं, मेरा ATM है और कुछ कैश भी पड़ा हुआ है, आप वो सब ले जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन जब हैवानियत सर के ऊपर चढ़ी हुई हो तो इंसान सामने भाई बोलने वाली औरत को सेटिस्फेक्शन निकालने वाली नजरों से ही देखता है। तो दोनों डकैत ग्रास के ऊपर ही बड़ी बेरहमी से उसका रेप करते हैं। और फिर यहाँ होती है एक ऐसे शख्स की एंट्री जिसका नाम तो ना ही FIR में आया और ना ही सोशल मीडिया पे। डकैत फिर फोन करते हैं तीसरे आदमी को, वो फौरन पहुंचता है होंडा सिविक पे। फौजिया की आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगा देते हैं और वो भी आकर अपनी हैवानियत निकालता है और फौरन चला जाता है। अब ये तीसरा आदमी कौन था इसको हम आगे एक्सपोज करेंगे। तो उन बच्चों के सामने उनकी माँ को यूज करने के बाद वो डकैत कहते हैं, अगर आप लोगों ने हमारा पीछा किया तो हम आपको फायर मार देंगे। और वहीं के ऊपर वो एक फायर जमीन में भी मारते हैं। ऊपर हाईवे पे पहुंचने के बाद कार के अंदर रखे बैग के अंदर वो जेवर निकालते हैं, 15,000 10 रुपए निकालते हैं और ATM कार्ड निकालते हैं और फौरन फरार हो जाते हैं। फौजिया बेबस पड़ी होती है वहीं पर, खुद को कोस रही होती है कि मैं पाकिस्तान आई क्यों थी। ये सब हो जाने के बाद 2 बाइक के ऊपर 4 लोग आते हैं। उनके पास व्हाइट बाइक होती है और वो डॉल्फिन पुलिस होती है। वो देखती है कार डैमेज खड़ी हुई है लेकिन उसके अंदर कोई है नहीं और उनको रोने की आवाज आ रही होती है। वो जैसे ही रोड से नीचे देखते हैं, जाते हैं वहां पर, उनको फौजिया और बच्चे मिलते हैं बहुत सहमे और डरे हुए। अकॉर्डिंग टू द डॉल्फिन पुलिस, फौजिया की हालत उस वक्त बहुत ही खराब होती है। फौजिया की कमीज पूरी फटी होती है, उसके पास जो दुपट्टा होता है उसने खुद को बस कवर उससे किया होता है। तो ऐसे पुलिस उनको रेस्क्यू करती है और सीधा थाने ले जाती है। FIR कटवाने के दौरान फौजिया 2 लोगों का कहती है और बताती है कि कैसे वो उसकी गाड़ी के पास है, कैसे उन लोगों ने उसकी गाड़ी का विंडो तोड़ा, कैसे गन पॉइंट के ऊपर उनको रोड से नीचे ले गए और वहीं पे उनका रेप किया। इसके भी अलावा उसकी गाड़ी के अंदर बैग था जिसके अंदर उसकी दहेज का जेवर था, कुछ कैश था और ATM कार्ड था, वो सब भी गायब है। सितंबर 9 मॉर्निंग एट 4 FIR कट जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस एविडेंस इकट्ठा करने लग जाती है और सस्पेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाती है। फौजिया को ठीक 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं फॉर मेडिकल रिपोर्ट। और ये बात जरा गौर करने वाली है, जरा गौर करो। फौजिया में से 3 अलग अलग सीरियम आइडेंटिफाइड होते हैं, मतलब अलग अलग उसमें से स्पर्म मिलते हैं। बट बाय फौजिया वर्ड्स देयर वाज अ 2 मैन हु रेप्ड हर। जो तीसरा स्पर्म मिला उसका क्या, उसको रिपोर्ट ही नहीं किया गया और ना ही उसको एज ए सस्पेक्ट करार दिया गया और ना ही उसको ढूंढने की कोशिश की गई। ऐसा हादसा किसी माँ के साथ बच्चों के सामने, वो भी, ये बहुत अफसोसनाक था। तो इसको पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करने के बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये केस दुनिया भर में फैल गया और हर कोई इसके ऊपर अफसोस कर रहा था। What kind of an Islamic republic is this where a woman gets gang raped in front of her children in a big metropolitan city of Lahore, and the chief police officer blames her instead and says she shouldn't be out on the road at night, she shouldn't be driving alone, she should have taken this road, not that road, etc. etc. I think it is a shame. में पुलिस फोर्स में ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जो औरतों की विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और विक्टिम शेमिंग करते हैं। लेकिन ये मसला CCP हो या पुलिस या हर चीज़ से बड़ा है, ये हर इदारे का मसला है। तो लॉन्ग टर्म में ज़हनियत बदलने की ज़रूरत है, हमें ट्रांसफॉर्मेटिव और रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ जाने की ज़रूरत है। इंतकाम से सिर्फ कुछ नहीं होगा।
तो सीसीपी उमर शेख इस केस के ऊपर बयान देते हैं अपना कि लड़की को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, स्पेशली रात के लेट। और जब वो अपने घर से बाहर निकली भी थी, कम से कम वो अपना पेट्रोल तो देख लेती। शी डिजर्व नीड्स टू बी पनिश्ड, जो उसको उसकी सजा मिले भी। एंड दिस इज बिग फॉल ऑफ पाकिस्तानी पुलिस। तो इस बयान के बाद पब्लिक और भी गुस्सा हो गई और फिर ऐसे उमर शेख को पब्लिकली अपॉलॉजिज भी करनी पड़ती है। पुलिस को बहुत ही क्रिटिसाइज फेस करने को मिला, जो कि सही भी था। जहां पर फौजिया के साथ हादसा हुआ, उसके करीबी गांव के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और वहां के गांव में 25 लोग लापता होते हैं, जिसमें से 23 लोग कराची और फैसलाबाद की कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, वर्कर होते हैं वो। लेकिन 2 आदमी वहां से लापता होते हैं, तो पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर उनमें से एक की पहचान कर लेते हैं बाय हेल्प ऑफ DNA डेटाबेस। एक की प्रोफाइल मिल जाती है और डॉक्टर IG को वो दे देते हैं। पुलिस जिन आदमी को ढूंढने में लगी होती है वो आदमी गलत होते हैं। डॉक्टर एक की प्रोफाइल हाईलाइट करते हैं जिसका नाम होता है आबिद मली। ये आदमी ऐसे पकड़ा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक और पहले से केस रजिस्टर होता है 2008 में। इस आदमी ने 5 बंदों के साथ मिलकर एक माँ और बेटी के साथ ठीक ऐसे ही पहले ज्यादती कर चुका था। ये आबिद का पहला DNA जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होता है वो मैच कर जाता है कार के ग्लास से। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हाथबे करते वक्त, मोबाइल छीनते वक्त उनमें से एक को कट लग गया था और यही कट का ब्लड मैच कर जाता है आबिद मली के 2018 वाले रिकॉर्ड से और ऐसे इसकी प्रोफाइल निकल आती है। तो हर तरफ आबिद की प्रोफाइल वायरल होने के बाद ये वांटेड लिस्ट में आ जाता है। क्योंकि पुलिस को 15 दिन हो चुके थे, अभी तक इनको आबिद नहीं मिल रहा था। पुलिस उसके घर पहुंचती है, उसकी बीवी से पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहती है ना तो मुझे पता है वो कहाँ है और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने क्या किया है। पुलिस उसकी बीवी के ऊपर इतना तशद्दुद करती है कि बच्ची आ गई, पुलिस आ गई है। पुलिस ने आने के बच्चे उन्होंने उठा अंदर मेरी 2 बच्चियों को कढ़ लिया, मेरी 2 ਨੂੰਹਾਂ ने, आबिद की बीवी ने भी ते आसफ की बीवी ने। उन्हें जनाब इस जगह ते लम्या पा के सोटे फेरे ने चुतड़ा ते। ਉਹ जनाब सामने मजदूर लगे खड़े ने, उन्होंने को पूछ लो, बीबियों के विच पेशाब निकल गया, विच गंदगी निकल गई। इतना प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर। पुलिस उसके बाप को पकड़ती है जो स्पेशल होता है, मतलब माजूर होता है, उसको थाने ले जाती है। उसके 2 भाई होते हैं, एक फूड की स्टॉल पे होता है और एक किसी कंपनी में काम करता है। उन दोनों भाई को भी पुलिस पकड़ लेती है, थाने ले जाती है। उनके ऊपर भी बहुत तशद्दुद करते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन किसी को भी आबिद का पता नहीं होता। ऑन अक्टूबर 6 एक लड़का खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और कहता है मैं उस मोटरवे के केस में शामिल था, मेरा नाम शफकत अली है। वो समझता है खुद जुर्म कबूल करने से शायद उसकी सजा कम हो जाए, तो वो ऐसे वो खुद को अरेस्ट करवाता है। और वो ये भी कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है आबिद फैसलाबाद ही गया था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। 15 दिन और गुजर जाते हैं, आबिद का नाम और निशान नहीं मिलता। तो पुलिस उसके बाप को चारा बनाती है, उसे छोड़ती है। वो यही समझती है कि वो अपने बाप से जरूर कांटेक्ट करेगा। उसके बाप को छोड़ने के बाद उसके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाती है, उसके फोन कॉल ट्रैक किए जाते हैं। तो उसी के बाप के ही थ्रू उस आबिद तक पुलिस पहुंचती है, उसको पकड़ती है, अपने बाप को कॉल करता है और वो उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और उसके ऊपर रेड करते हैं। आबिद और शफकत के ऊपर 3 सेम सेक्शन लगते हैं। 376 PPC सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप, 377 PPC unnatural offences, 365 PPC kidnapping and adapting with intent to commit rape। एक और एडिशनल चार्ज भी लगता है, सेक्शन 324 PPC अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर और कॉसिंग हर्ट। कोर्ट के अंदर जो जज होता है वो कहता है ये 3 सेक्शन काफी है इनका फैसला सुनाने के लिए। आबिद और शफकत बगी के ऊपर 50-50 हजार चार्ज लगाए जाते हैं और इनको सजा मौत सुनाई जाती है। इस केस को ग्लोबली हाईलाइट किया जाता है और जस्टिस को वैल्यू दी जाती है और ऐसे फोजिया को इंसाफ मिलती है। केस यहीं पे क्लोज होता है। एक आदमी जो बच जाता है जिसका नाम है इफ्तिखार अहमद और इसी का ही 3rd सीरियल मिलता है, लेकिन फोजिया इसको नहीं देखती। शफकत को कन्विंस करने वाला कि तुम अरेस्ट हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकलवा लूंगा। और जब जज सजाए मौत सुनाता है उनको, शफकत के मुंह से ये बात बाहर तो आती है लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाती। दिस इज द पावर ऑफ मनी। इफ्तिखार अहमद उस इलाके के बड़े सरदार का बेटा है जिसकी दोस्ती होती है आबिद से और इसी ने ही आबिद को पिछले केस में बचाया था। लेकिन इस रेप केस के अंदर लोग काफी रिलेट फील करने लगे कि किसी की भी माँ, बहन, बेटी किसी वजह से किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए रोड के ऊपर बाहर खड़ी हो सकती है, तो उनका बेरहमी से और हैवानियत के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए, उनका रेप ना किया जाए। इन टाइप की क्राइम को जस्टिस मिलना ही चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। सो दैट्स व्हाई इफ्तिखार अहमद आबिद और शफकत को बाहर निकालने में नाकाम रहा, लेकिन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। बाकी तुम लोगों का क्या कहना है, अपना वैल्यूएबल थॉट जरूर कमेंट में शेयर करो। बाकी इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना। Also give me little rise, press the subscribe button. I'll see you next video.